तो कल के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ख़त्म कर लिया था। आज जो हम हमारा लास्ट चैप्टर करने वाले हैं ऑर्गेनिक का, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है डेरिवेटिव मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने कोई ना कोई ग्रुप को रिमूव किया होगा और रिमूव करने के बाद उस ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप लगाया होगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारा जनरल, दैट इज़ CO डबल बॉन्ड और एक OH होता है। आप इसके अंदर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज़ OH, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? किसी भी एसिड के थ्रू, किसी भी हेलोजन के थ्रू, या फिर किसी भी, इसको आप दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके क्या है एसिड एनहाइड्राइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप इस OH की जगह NH2 भी लगा सकते हैं और आप इस OH की जगह OR- भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर Cl से एसिड क्लोराइड बना, ये एसिड एनहाइड्राइड बना, ये आपका एसिड अमाइड, ये अमाइड ग्रुप है तो एसिड अमाइड बना, और ये क्या बन गया? आपका एस्टर बन गया। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, बस यहाँ क्या होता है, वहाँ OH था, यहाँ पर OH की जगह ये क्या आ जाता है? Y ग्रुप। अब ये Y ग्रुप क्या है आपका? Cl भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, OR- भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, अगर हम इसके रेजोनेंस की बात करें तो देखिए ये नेगेटिव था, RC डबल बॉन्ड OY स्ट्रक्चर था, ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ, नेगेटिव आया किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव आया कार्बन के ऊपर। अब ये जो Y है यहाँ पर लोन पेयर, इसका कहाँ जाएगा? इधर, और ये क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो क्या जाते हैं? अंडर को जाते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया ये क्या है? ईजिली अटैक हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, और इनकी जगह वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर ये Y ग्रुप को क्या कर सकता है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये Y ग्रुप क्या है? बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स जितने भी हमारे ये क्या है वो क्या कर सकते हैं? असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखिए। अच्छा, ये भी वैसे दो तरह का होता है, या तो आप इसको एसिड की प्रेजेंस में कीजिए इस रिएक्शन को, या फिर आप इसी रिएक्शन को किसी भी बेस की प्रेजेंस में कीजिए। ठीक है, रिजल्ट दोनों में ही सेम आएगा, दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होगा, बट डिफरेंस आ जाएगा मैकेनिज्म में। ठीक है, जैसे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई भी होएगा, चाहे आप एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं चाहे बेस की। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैच करेगा। ठीक है, क्यों? कार्बन के ऊपर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पॉजिटिव वाले कार्बन पर अटैक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव। अब क्या होगा? यहाँ से ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ आएगा और यहाँ से Y ग्रुप क्या है? यहाँ से चलता बनेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? अब न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा भाई। हाँ जी, ईजी है। अब बात करते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। देखिए ये जो Y ग्रुप यहाँ निकल रहा है इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए लिविंग ग्रुप एक बार क्लोरीन है, एक बार यहाँ पर अमाइड लेकर चल रहे हैं तो आप NH2 है, एक बार है COO नेगेटिव है, तो कौन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा? तो वो कहते हैं कि जो क्या है वीकर होगा बेस, वो क्या करेगा? बेटर लिविंग ग्रुप की तरह क्या करता है? काम करता है। अगर हम क्लोरीन और अमाइड का कंपैरिजन करें तो अमाइड क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है। अमाइड क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है। और अगर अमाइड स्ट्रॉन्गर बेस है तो उसकी कार्बन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होगी, जबकि क्लोरीन क्या है? वीक बेस है, तो वो ईजिली से कार्बन को छोड़ के क्या है? चला जाएगा। इसीलिए जब हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करते हैं तो क्लोरीन क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू द अमाइड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? वीक बेस है, जबकि क्या है? अमाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और अभी कहा ना कि लिविंग टेंडेंसी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे? बेसिक कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ही वीक लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपको अब मैकेनिज्म भी समझ आ रहा है। सबसे पहले एडिशन हुआ न्यूक्लियोफाइल का, क्या हुआ? पहले ये 3 थे, अब क्या हो गया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया अनायनिक। अब ये बॉन्ड इधर और ये यहाँ से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें रिलेटिव स्टेबिलिटी के, जो भी हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं और उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतने ही कम क्या हो जाएगी? रिएक्टिव हो जाएगी।
इसका मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो अभी हमने रेजोनेंस बनाई थी कि कोई भी अगर आपका एसिड डेरिवेटिव आ जाए तो वो 3 रेजोनेंस बनाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही एसिड डेरिवेटिव सबसे पहले हमारा अमाइड है, दिस इज अमाइड, ये लोन पेयर इधर, ये इधर, पहले सबसे पहले ये बॉन्ड इधर नेगेटिव, फिर ये लोन पेयर इधर, ही कार्बन का पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो गया, NH2 पे। तो ये हमारा क्या है, अमाइड है, क्या है, अमाइड। तो जब आपने अमाइड के स्ट्रक्चर को देखा तो स्ट्रक्चर 3 जो है इसका, इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, ऑक्सीजन से, इसीलिए ये क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या है, इजीली कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर ये जो तीनों रेजोनेंस बने हैं, स्पेशली ये वाला रेजोनेंस, ये क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है किसको, अमाइड को। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से। लेकिन यही स्ट्रक्चर अगर हम एस्टर और एनहाइड्राइड का बनाते हैं, दिस इज ऑफ एस्टर, फर्स्ट वन इज, एंड द सेकंड, ये क्या है, हमारा एनहाइड्राइड का है। ठीक है, ये हमारा एस्टर का है भाई, जिसमें 4 सेपरेशन आ रही है, और यहाँ पर क्या है, ये एनहाइड्राइड का है। तो अगर हम एस्टर और एनहाइड्राइड के इस थर्ड स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है, ये पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबलाइज है। क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव के साथ क्या प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेचारे ऑक्सीजन के पास पहले ही पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके और भी काम खराब कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, एस्टर थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, किससे भाई, एनहाइड्राइड से। क्यों, क्योंकि उसका रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द एनहाइड्राइड। जबकि हम किसकी बात करें, अगर एसिड क्लोराइड की बात करें तो वो सबसे वीक, वो उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ना, कार्बन और क्लोरीन के बीच में हो रही है। कार्बन का तो 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन थोड़ा बड़ा है तो उसका 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो 2p और 3p के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, इनकी ओवरलैपिंग क्या है, इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आए तो अमाइड सबसे ज़्यादा, देन अभी बात की एस्टर ज़्यादा होते हैं, देन एनहाइड्राइड होते हैं, और देन कौन होते हैं, एसिड क्लोराइड। और रिएक्टिविटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जस्ट रिवर्स होता है इसका ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन आपके एस्टर, देन आपके क्या हो जाएंगे, अमाइड। अच्छा, आप इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को जो है कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर भी समझा सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन असाइल कार्बन। ये वाला जो कार्बन है हमारा, दिस इज नोन एज असाइल कार्बन। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन से, उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, सच्ची। अब नाउ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच हैं असाइल कार्बन से, बिल्कुल हैं। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर 2 इफेक्ट काम करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, काम करता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वहाँ 2 इफेक्ट काम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और एक माइनस आई और एक प्लस आर इफेक्ट क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो क्लोराइड के केस में क्या होता है, क्लोराइड के केस में क्या है, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो रहे हैं, प्लस माइनस आई भी शो हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि जब हम Cl से COOR या फिर NH2 तक जाते हैं, Cl से आप कहाँ जाते हैं, NH2 तक जाते हैं, तब क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट इंक्रीज होता है। मतलब Cl की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को देने की एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो माइनस आई तो ये सारी शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, किससे भाई, क्लोरीन से। इसी वजह से लेफ्ट से राइट जाने पे ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जिससे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि ये क्या है, ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, और क्या है, ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जितना लेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आप ईज ऑफ लिविंग ग्रुप के बेसिस पर भी बता सकते हैं कि अभी हमने बात की थी क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी से यहाँ क्या है, लीव कर जाएगा, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन हमने पढ़ लिया कि आप क्या कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड को क्या कर सकते हैं,
सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात की थी रोल ऑफ एसिड कैटालिस्ट इन न्यूक्लियोफिलिक असाइल रिएक्शन। मैंने कहा था ना ये जो रिएक्शन है ये आप क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी करा सकते हैं। तो अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करवा रहे हैं तो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए सबसे पहले एसिड के ऊपर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कर लिया, ऑक्सीजन क्या आ गया ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, क्योंकि आप एसिडिक मीडियम लेकर चल रहे थे पहले इसलिए H पॉजिटिव पहले एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होगा इसका, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, तो यहाँ हो गया। अब क्या होगा ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से Y क्या है बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एसिड की। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यही आप जो है ये देखिए ये तो एसिडिक मीडियम था अभी हमने कर लिया। आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, एसिडिक एंड एल्काइन हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं वही बात, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एल्कलाइन में क्या होगा कोई ना कोई बेस होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये मैकेनिज्म तो अभी हमने किया है डिस्कस। अब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई, कोई ना कोई एल्कली ग्रुप होगा। तो सबसे पहले वो एल्कली ग्रुप क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर भाई, हमारे कार्बन के ऊपर। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, जब आप नॉर्मल आप करवा रहे थे क्या सब्स्टिट्यूशन, तब देखिए यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल लिखा था, लेकिन यही जब हाइड्रोलिसिस की करवा रहे हैं आप प्रेजेंस में किसकी, एसिड की, तो देखो काम वही हुआ है, एसिड को ही एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अब जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो वाटर होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस है ना यहाँ पर आपने एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, वाटर काम करेगा। सेम यहाँ पर बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। यहाँ पर सबसे पहले ये OH नेगेटिव किसका आ जाएगा भाई, आपका जो आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया है उसका OH नेगेटिव क्या है, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, नेगेटिव यहाँ, फिर लोन पेयर यहाँ, Y यहाँ से क्या है निकल जाएगा, ठीक है। अब Y यहाँ से निकल गया, ये OH आ गया, अब वापस क्या करेगा, OH एक और अटैक करेगा और आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, आपके पास जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई, हाँ जी। तो यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं आप, और यहाँ पर आप क्या करवा सकते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा ये OH अब वाटर का है, ये न्यूक्लियोफाइल वाला OH है, ये OH था बेस का, ये है न्यूक्लियोफाइल वाला OH जो वाटर से जनरेट हुआ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल वाला OH था, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर गया और ये क्या बन गया आपका, यहाँ से ये जो बन गया आपका। अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये था एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और ये था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब हमें बात करनी है एसिड क्लोराइड्स की, जो हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।